बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है, जो आपका दिल से ममनून है कि आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। आपसे दूसरा इंटरेक्शन, हमारी देसी बैठक, हमारी गपशप। जिस तरह किसी जमाने में गांव में चौपालें होती थी, बैठकें होती थी, डेरे होते थे, तो ये वही एक देसी डेरा है जिस पे हम दिल के जो फफोले हैं वो खोलते हैं एक दूसरे के साथ। ये कोई रवायती वीलॉग नहीं होता, इसमें मादी होता है, इसमें मादी को देखकर हाल होता है और हाल को देखकर मुस्तकबिल की पेशगोई होती है। कुछ बैन अल-अक़वामी खबरें भी होती हैं और कुछ इंटरनल मामलात भी होते हैं। जाहिर है हमारी जिन और हमारी जान वो पाकिस्तानी है। कुछ आज आपके सामने मुद्दे रखने हैं। एक तारीखी किरदार जिसका नाम आपने बहुत सुना आपने, ये किरदार नाम लाजमी सुना होगा, शायद मूवीज भी देखी हो, उसकी आज आपको दास्तान सुनाऊंगा अपने वीलॉग में। इसके अलावा जनाजा सामने रखा है। ये जनाजा किसका है और ये जनाजा क्या सबक दे रहा है दुनिया के बड़े बड़े लोगों को। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने एक नाई को गिरफ्तार करवाया और काफी मार पीट करवाई। ये क्या चक्कर है, ये भी आपके सामने रखूंगा। ये वेनेजुएला में खातून जाएगी तो वेनेजुएला में क्या बताएगी। वेनेजुएला आप जानते हैं कि निकोलस मादुरो को अमरीकियों ने अगवा कर लिया, कैद कर लिया, और जो हॉलैंड की गोरी है, डच है, वो हॉलैंड में जाकर क्या तस्वीर कशी करेगी इस मुल्क की कि इस मुल्क में कौन रहते हैं, और खासकर वो लोग जो एलीट क्लास के हैं, जो अपने आप को इस मुल्क का वारिस समझते हैं, उनका किरदार कैसा है, वो औरतों के साथ क्या बर्ताव करते हैं। यानी बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इमेज बहाल करने की कोशिश की जा रही थी, ये की जा रही है इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और फील्ड मार्शल की तरफ से। तो एक रात में उस पर किस तरह जो है वो पानी फिरा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारा बुलेटिन होता है, खबरें होती हैं मोटी मोटी, ताकि आपको पता चलता रहे कि पता तो आपको चल ही जाता है लेकिन हम उसको जरा मुख्तलिफ जाविये से डिस्कस करते हैं। पहली खबर जो दुनिया में छाई हुई है वो सैयद अली खामेनाई है। सैयद अली खामेनाई का जनाजा है जिस पे तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो है उसकी पेशगोई की जा रही है कि वो किसी न किसी तरीके से उसमें जो है वो शिरकत जो है ना वो करेंगे। और पूरी दुनिया से यानी कहा जा रहा है तकरीबन 100 के करीब मुमालिक हैं जहां से मुख्तलिफ वफूद आए हैं, शख्सियात आई हैं खराज तहसीन पेश करने के लिए सैयद अली खामेनाई को। मेरे व्यूअर्स शायद न जानते हो कि सैयद अली खामेनाई ईरान के 2 दफा मुंतखब सदर भी रहे हैं। यानी जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी तो सैयद अली खामेनाई ईरान के सदर थे और इन्होंने क्या कुछ भुगता वो मैं आपको इंशाल्लाह वीलॉग में बताऊंगा। तो इनको खराज तहसीन पेश करना, आप बेशक शिया ना हो, आप बेशक सुन्नी ना हो, आप बेशक देवबंदी हो, आप एक इंसान के तौर पे एक जो है ना इंस्पायरेशन के तौर पे सैयद अली गिलानी को लें कि किस तरह सैयद अली गिलानी भी खैर इसी किस्म का किरदार थे। मेरे लाशऊर में नाम बैठा हुआ था सैयद अली खामेनाई, उनके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो है ना उसमें वीलॉग में। बहरहाल उनका जनाजा वो दुनिया पे छाया हुआ है। उसके बाद जी 3010 अरब रुपया जो है वो टैक्स इकट्ठा किया गया है, ये तो ठीक हो गया। लेकिन इसमें खास बात क्या है, FBI ने 635 अरब तनख्वाहदारों से काटा है। अब आप हैरान होंगे, तनख्वाहदारों की जो तनख्वाहें हैं वो 80% बैंकों में जाती हैं और वहां से वो जिस तरह घड़े की मच्छी होती है वहां से
टैक्स काट लिया जाता है। यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो ताजिर हैं, आप खाली इधर रावलपिंडी में राजा बाजार चले जाएं, आप ताजिर देखें। आप यानी वस्ती पंजाब में चले जाएं, फैसलाबाद में चले जाएं, आप उकाड़ा में चले जाएं, आप ताजिर देखें। फिर आप दुकानदार देखें, रिटेलर्स देखें, उन सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया है? तनख्वाहदारों से। उन पे हाथ नहीं पड़ता। हाथ पड़ता है तो वो अली डार की तरह किसी के रिश्तेदार निकल आते हैं, क्योंकि उन्होंने माएँ बहनें फूफियां, मैं आपको पहले भी कहता हूं, उन्होंने आपस में भड़वाई हुई है। मेरी जुबान में कहते हैं भड़वाना, यानी दो मुर्गों को भड़वाना, दो बटेरों को भड़वाना, लड़ाना, इन्होंने आपस में भड़वाई हुई है इसी मकसद के लिए। तो सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो कटा है जो है ना वो तनख्वाहदारों से। अब ये औरतें क्या बताएंगी? वेनेजुएला में जाके वो खातून क्या बताएगी? डच खातून क्या बताएगी? पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की असल इज्जत तो गलीज इंसान रजा डार ने रखी है, लेकिन मीडिया को सख्त अहकामात जारी करवाए गए हैं कि नायब वजीर आजम इसहाक डालर के नवासे रजा डार का नाम मीडिया पर नहीं चलना चाहिए। इसी दिन के लिए इश्तिहारात देते हैं 20-20 अरब के, इसी दिन के लिए। जी याद रहे, रजा डार मरियम नवाज का भी अजीज है। यूरोप, हॉलैंड और वेनेजुएला से गोरियों को धोखे से पाकिस्तान बुलवाकर उनके साथ दरिंदगी करता, नाजुक आज़ा काटता और फिर भारी तावान का मुतालबा करता। इन सब जराइम के जरिए रजील रजा डार ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खाक में मिलाई है, जो अगर कुछ थी भी सही तो, जो कि पटवारियों के बकौल फील्ड मार्शल ने तिनका तिनका करके बनाई थी। ये पटवारी कहते हैं, चिटवारी कहते हैं, भटवारी कहते हैं। लिहाजा सीसीडी का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। सुहेल जफर चट्टा को अब हिम्मत करनी होगी, वरना इदारे की दोहरे म्यार पर सवालात अब जुबान जदे आम होंगे। देखते हैं पंजाब की मलका अब अपने रिश्तेदार को बचाती हैं या फिर सीसीडी को इंसाफ करने का मौका फराहम करती हैं। जी इसके अलावा जी खवातीन अपने मुल्क वापस जाकर क्या बताएंगी? यही कि पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार की फैमिली लोगों को अगवा करती है, भत्ता खोरी और खवातीन का रेप करती है। ये पाकिस्तान के चेहरे पर ऐसा दाग है जिसे किसी ने सब्ज हिलाली परचम पर स्याही फेंक दी हो। ये वो शर्मिंदगी है जो सफारती सतह पर भी मुंह छुपाने पर मजबूर कर दे। और आयरनी देखिए कि कौम को अब भी यही सबक पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान को खतरा इमरान खान से है, इनसे खतरा नहीं है। इमरान खान ने हमेशा परचम बुलंद किया। क्रिकेट, शौकत खानम यूनिवर्सिटी, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमेशा परचम बुलंद किया और ये कहते हैं कि खतरा जो है वो इमरान खान से है। मुतासरा गैर मुल्की खातून के मुताबिक रजा डार ने खुद को वजीर आला वजीर अली डार का बेटा बताया। अली डार जो वजीर है, खातून ने दावा किया कि उसने वजीर के इंस्टाग्राम अकाउंट के फैमिली सेक्शन में रजा डार की वजीर के साथ गले मिलते हुए एक तस्वीर देखी और 3 दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ भी तस्वीर देखी। खातून के मुताबिक रजा डार के व्हाट्सएप नंबर पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की तस्वीरें थी। खातून ने बताया कि इन्हीं अवामिल की वजह से उसका रजा डार पर एतमाद पड़ा, क्योंकि ये इस किस्म की फैमिली है, ये इस किस्म की चालें चलती है। उनको तस्वीरें दिखाई गई कि ये कितना बड़ा आदमी है, इसका जो मामू है। अब वो जो बॉस का नाम आ रहा है ना, बिग बॉस, के पीछे कोई बॉस भी है, तो ज्यादातर क्या सराहियां हो रही हैं कि बिग बॉस ही इसका मामू है, अली डार है, क्योंकि वो पहले दुबई में
क्रिप्टो में लाखों रुपए डुबो चुका है और वहां से भाग आया है। और क्रिप्टो में, चूंकि क्रिप्टो डोनाल्ड ट्रंप के खानदान का कारोबार है, लिहाजा ये उसको मजहबी फरीजा समझकर उसमें शामिल हैं और उसमें जो है वो लुथड़े हुए हैं। बहरहाल उस बॉस का नाम जो है वो अली डार बताया जा रहा है असल में। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हक में बयान दिया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का हक है। बिल्कुल जी, वो हमायत करेगा कि ये अफगानियों को मारें। फिर आपको पता है कि बगराम एयरबेस का मामला है। फिर आपको पता है 8 अरब डॉलर का असला छोड़ के अमेरिका अपनी पैंटें छोड़ के अंडरवेयर पहन के वहां से भागा था। आपको इमरान खान के दौर में याद होगा किस तरह ये जहाजों से लटक कर भागे। तो बहरहाल उसने हमायत की है कि पाकिस्तान जो है वो ठीक कर रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि दफ्तर खारजा में ऑडिटर जनरल ने आज हैरान कर दिया है 9.6 अरब की बेज़ाब्तियां हुई हैं। इसका सरबराह कौन है दफ्तर खारजा का? इसहाक डार। डॉट कनेक्टिंग कर ले कि वो 9.6 अरब कहां गया होगा। इसमें से कुछ इसकी मुंशीगिरी होगी अपनी। इमरान खान ने एक दफा असेंबली में कहा था कि इसहाक डार को देख के लगता है कि इसके बाप की साइकिलों की दुकान नहीं थी, बल्कि इसके बाप का मेफेयर में मर्सिडीज का शोरूम था। इनकी चालें देखकर ये लगता है ये दाता साहब को भी वसी कर रहा है, उसके एरिए को भी वसी कर रहा है। बिलाल यासीन साहब कह रहे हैं कि दाता साहब को देखकर आपको मदीने की झलक नजर आएगी। ये है इनके रूप। और आपको टोपी करता हुआ ये डारा नजर आएगा। ये सारी मजहबी कमेटियों का चेयरमैन है। ये इस तरह थोक लगाते हैं। ये सारे इल्जाम जो ये डार पे लगे, रजा डार, ये इमरान पे लगाते थे और फिर बबल गम की तरह, चॉकलेट की तरह थूका हुआ चाटते हैं। अब तो उन्होंने बयान दे दिया, 1 घंटे का बयान है उन खवातीन का। तो उन्होंने बयान दे दिया हमारे साथ क्या हुआ, हमारे नाजुक आज़ा के साथ क्या हुआ। स्टोरी मुलाहिजा करें कि जनाजा सामने रखा है। फील्ड मार्शल साहब चूंकि वहां पे मौजूद थे तो हम फील्ड मार्शल साहब को पैगाम देंगे कि जनाजा सामने रखा है। ये किसका जनाजा है? जिस तरह मैंने कहा कि आप मजहब से हट जाएं 1 मिनट के लिए, मजहब से आप जिद्दोजहद की कहानी सुने। सफेद कफन में लिपटा हुआ खामोश साकित, मगर ये खामोशी आम खामोशी नहीं, ये उस शख्स की खामोशी है जिसने पूरी जिंदगी वो बात कही जो कहना सबसे मुश्किल था। मसला ये है, सबसे मुश्किल था जी। और आज जब ये जिस्म यहां पड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उस एक जनाजे को देखकर सोच रही हैं कि अब क्या होगा। जरा रुकें और सोचें। ये वो शख्स है जिसे अमेरिका ने तोड़ना चाहा, पाबंदियों से, धमकियों से, इक्तसादी जंग से। ये वो शख्स है जिसके साइंसदानों को गोलियां मारी गईं, जिसके जर्नैल ड्रोन हमलों में शहीद किए गए, जिसके मुल्क को हर तरफ से घेरा गया, मगर ये झुका नहीं। एक बार नहीं, बार बार नहीं, बल्कि कभी नहीं। और आज जब ये जिस्म यहां लेटा है तो इसके हाथ खाली हैं, ना दौलत, ना महल, ना इक्तदार का कोई निशान, बस एक सादा कफन। फील्ड मार्शल साहब, जो आप नफरत समेट रहे हैं, जो कौमों की बद्दुआएं आप ले रहे हैं अपनी कौम की, तो हाथ जरा देख लें खामेनाई साहब के, जो है ना, क्योंकि खामेनाई साहब के पास बड़े जजायर थे, तेल के बड़े जखीरे थे, गैस के बड़े जखीरे थे जी, लेकिन हाथ खाली होंगे। यही था ये इंसान। जवानी में शाह के कैद खाने में गया, कभी गया, तशद्दुद सहा मगर जुबान नहीं बदली। इनकलाब के बाद जब इक्तदार मिला, मैंने कहा 2 दफा सदर रहे, तो अपने बेटे का तारुफ एक गरीब नौजवान के तौर पर करवाया ताकि रिश्ता ओहदे पर नहीं किरदार पर हो। देख रहे हैं ना,
अली डार और वो रजा डार वगैरह, ये यही मेहरबानियां हैं, यही तो इन्होंने गरीब नौजवान के तौर पर करवाया। जब पूरी दुनिया ने कहा झुक जाओ, तो उसने करबला का वो सबक याद किया जो 1400 साल पहले एक और मैदान में लिखा गया था। इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज करबला की प्यासी जमीन पर कहे थे और उस शख्स ने ये अल्फाज पूरी जिंदगी जी कर दिखाए। 86 साल वो शख्स इन्हीं अल्फाज पे जीता रहा। आज लाखों लोग उस जनाजे के गिर्द खड़े हैं, आंखें भीगी हैं, सीने भारी हैं, मगर एक बात है जो रोने नहीं देती, ये एहसास कि ये शख्स हारा नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत इस एक इंसान को नहीं तोड़ सकी, सबसे बड़ी इक्तिसादी पाबंदियां इसका हौसला नहीं तोड़ सकी, सबसे जदीद खुफिया एजेंसियां इसके ईमान को नहीं पढ़ सकी, क्योंकि जो इंसान मौत से नहीं डरता उसे कोई नहीं डरा सकता। वो पूरी जिंदगी के लिए इस्तिस्ना नहीं लेता, और यही वो राज है जो ताकतवर कभी नहीं समझ सके। वो सोचते हैं कि जिस्म खत्म कर दो तो आवाज खत्म हो जाती है, मगर करबला ने 1400 साल पहले साबित कर दिया, जिस्म मिटता है, आवाज नहीं मिटती। खून खुश्क होता है, पैगाम खुश्क नहीं होता। आज ये जनाजा यहां है, कल ये तारीख में होगा, और तारीख हमेशा इन्हीं को याद रखती है जो डरते नहीं, झुकते नहीं, बिकते नहीं। जो बुनियाद ईमान पर खड़ी हो वो जिस्म के जाने के बाद भी कायम रहती है। जनरल आसिम मुनीर साहब, आप वहां मौजूद हैं तो आप जरा सोचिएगा कि इंडिया ने पानी क्यों बंद कर रखा है। मकबूजा कश्मीर 78 साल से मकबूजा क्यों है? क्योंकि इस जैसा या इस जैसे शख्स का किरदार हमारे पास नहीं है। जनाजा बहरहाल आपके सामने पड़ा है, और एक दिन आने वाला है जब सबके जनाजे सामने पड़े होंगे और सिर्फ सफेद कफन होगा। जी, अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि अभी मैं यही बात कर रहा था कि भारत ने सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल रखने पर इसरार किया है कि वो इसको मुअत्तल रखेगा। वजह क्या बताई है कि जब तक पाकिस्तान दहशत गर्दी जो है वो खत्म नहीं करता, ये जो मुआहदा है ये मुअत्तल रहेगा। अब इसको छुड़वाना किसने है? इंडिया ने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे। कौम इंतजार कर रही है कि हमारी जर्री फौज, हमारी 7 लाख फौज, हमारे अब्दाली, हमारे गजनवी, हमारे शाहीन, हमारे हतफ, वो कब जाकर जो 4 या 5 डैम्स हमारे पानी पर बन रहे हैं उन डैम्स को धनकी हुई रुई की तरह फिजा में उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे, और जाकर श्रीनगर में जो दरगाह हजरत बल है वहां पर जाकर नमाज अदा करेंगे और 1971 का बदला लेंगे। ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक, ये मैंने ढाका डूबते देखा, उसमें लिखते हैं कि जब हम कैद होके जा रहे थे इंडिया, तो मेरे साथ एक कप्तान था। कप्तान बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा। जवान था, जाहिर है अभी फौज में भर्ती हुआ होगा। तो मैंने उसको कहा, उसके कंधे पे हाथ रख के, कि जवान, रोने की जरूरत नहीं है, शिकस्त होती रहती है, हो गई है, ठीक है, लेकिन हम इंडिया को ऐसा घाव लगाएंगे कि इंडिया की 7 नस्लें याद रखेंगी। कहां है सर वो घाव कि इंडिया की 7 नस्लें याद रखें? कहां है वो घाव? कहां है? कब लगाएंगे? ब्रिगेडियर साहब कब के गए? शायद वो कप्तान भी अब ना हो, या हो तो बहुत बूढ़ा हो। तो कौन सा घाव आप लगाएंगे और कब लगाएंगे? बहरहाल जी, उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान, यानी
मुबारक पटेल, अलमारूफ कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, पूरा नेटवर्क दहशतगर्दी हम कर रहे हैं। फौज खुद बताती है बीएलए के पीछे कौन है, फौज खुद बताती है टीटीपी के पीछे कौन है। हम क्या कर रहे हैं इंडिया में? हमारा तो रोजाना बलोचिस्तान जलता है, रोजाना केपीके में धमाके होते हैं। इंडिया में क्या होता है? अगर हम दहशतगर्दी का गढ़ है तो वहां पर रोजाना धमाके होने चाहिए थे, कुछ भी नहीं होता। जबकि कभी कोई हुआ तो नवाज शरीफ ने कहा कि हमने किया। तो बहरहाल जी, ये उन्होंने कहा है कि सिंध ताश जो मुआहदा है वो मुअत्तल रहेगा। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं दूसरी दफा तो उन्होंने 2.2 अरब डॉलर्स कमा लिए हैं क्रिप्टो में, तेल की कीमतों में। फिर इलोन मस्क आप जानते हैं। तो ये बहस छिड़ गई है कि अभी 2 साल हुए हैं बमुश्किल, और 2.2 अरब डॉलर्स कमाना। अफलातून ने कहा था ना कि ताजरों को और दुकानदारों को अपना हुक्मरान नहीं बनाना। ये बेसिकली लानती ताजिर है, ये माल बनाने वाला है। एप्स्टीन जजीरे देख लें, यानी एप्स्टीन जजीरों में यानी वो हरकतें देखकर, वो काम देखकर ये खुश होते थे, और वहां पे मखसूस चीजें खाकर ये एंटी एजिंग करते थे कि हमारी उम्र इतनी न बढ़े। ये वो लोग हैं। तो ये पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है, जिसे आप जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं कि ये सदर है, इसके बच्चे माल बना रहे हैं, इसका दामाद माल बना रहा है, इसकी बेटी और दामाद ने अल्बानिया में 1 अरब डॉलर की जमीन खरीद ली है कि वहां पे हम घर बनाएंगे। तो अब इस पे अमरीकी वो बहस करने लगे हैं कि ये बहुत, क्योंकि अमरीकी सदरों के बारे में ये नहीं सुना, हमने बहुत कुछ सुना अमरीकी सदरों के बारे में। मसलन बिल क्लिंटन का मोनिका ल्यूविन्स्की के साथ जो है वो चक्कर था, बड़ा मशहूर हुआ। जो बाइडेन फ्रीज हो जाता था, वो बीमार था, और भी बहुत। लेकिन ये जो है ना, ये अमरीकी सदरों के बारे में हमने नहीं सुना कि वो 2 साल में 2.2 अरब डॉलर्स कमा लें और व्हाइट हाउस को या ओवल ऑफिस को वो कमाई का जरिया बना लें। बहरहाल जी, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो नाई को क्यों गिरफ्तार करवाया और उसे क्यों मारपीट की, ये आपके सामने रखना है। जनरल आसिम मुनीर अपनी हजामत के बारे में बहुत वहमी हैं, वो बहुत वहम करते हैं, बाल शाल दरमियान से गंजे भी हैं, एक ही नाई से बाल कटवाते हैं। जब उन्होंने फॉर्म 47 जो है वो तकसीम किए, जब वो फील्ड मार्शल बने, जब उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया, जब उन्होंने इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, तो अपने पुराने नाई को बुला लिया। कुछ साल गुजर गए तो बाल काटते वक्त नाई जो है वो अजीबो गरीब गुफ्तगू करना शुरू कर देता। मसलन वो कभी कहता कि जनाब इमरान खान को कब आजाद कर रहे हैं, कभी वो कहता कि इमरान खान की मुलाकातें क्यों बंद हैं, कभी वो कहता कि इमरान खान की बहनों को क्यों मिलने नहीं दिया जाता, कभी वो कहता कि इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता, कभी वो कहता कि इमरान खान वो साबिक वजीर आजम हैं तो उनको आईनी हुकूक हासिल क्यों नहीं हैं। 1-2 दफा तो जनरल आसिम मुनीर ने हूं हां में जवाब दिया, मगर जब नाई के रवैये में कोई तब्दीली ना आई और वो इमरान खान के बारे में पूछता रहता, तो जनरल साहब को यकीन हो गया कि ये हज्जाम जरूर पीटीआई का एजेंट है। नाई को गिरफ्तार करवा दिया गया। खूब मारपीट के बाद उसे फिर जनरल के सामने लाया गया, तो जनरल ने पूछा, हां अब बताओ तुम किस सियासी जमात के एजेंट हो, पीटीआई के हो, यूथीए हो? हजाम ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब मेरी 10 पुश्तों में से भी किसी ने किसी सियासी जमात में या सियासत में हिस्सा नहीं लिया, मैं किसी सियासी जमात का एजेंट क्यों बनूंगा, यूथिया क्यों बनूंगा? जनरल आसिम मुनीर ने पूछा, फिर तुम बाल काटते वक्त हर वक्त सियासत, इमरान खान,
بنیادی انسانی حقوق اور علاج عمران خان کی بہنوں کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ نائی نے جواب دیا، وہ اس لیے جناب کہ میں جب بھی عمران خان کا نام لیتا ہوں، میں جب بھی عمران خان کی بہنوں کا نام لیتا ہوں، میں جب بھی عمران خان کے علاج کی بات کرتا ہوں تو آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے کاٹنے میں آسانی رہتی ہے۔ میں جب بھی خان کا نام لیتا ہوں تو آپ کے بال خوف کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مجھے آسانی ہوتی ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر بہت افسوسناک ہے، یوب سے۔ ایک مسافر کوچ وہ گہری کھائی میں جا گری اور 40 افراد جو ہے اس میں جاں بحق ہو گئے، مرے کو مارے۔ شامدار پہلے بھی ہمارے بلوچ بھائی وہ مصیبتوں کا شکار ہیں، تو یہ بدقسمت کوچ کھائی میں جا گری ہے۔ پیٹرول سستا ہوا ہے، تقریباً جو ہے وہ 2 روپے سے کم، 2 روپے سے کم پیٹرول سستا کیا گیا، 1.97 میرا خیال ہے، اور 6 روپے لیوی لگا دی گئی۔ شکر پڑی انہوں نے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ لگی، ابھی لیویاں لگ رہی ہیں۔ خامنئی صاحب کا جنازہ ہو رہا ہے، ادھر لیویاں لگ رہی ہیں، خزانہ آ گیا ہاتھ میں۔ یعنی جو عوام کو ریلیف دینا تھا وہ پھر لیوی بڑھا دی۔ پتہ ہے ان کو چوتیے، میری سوری ٹو سے چوتیے، کسی نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی بتایا، جنازہ سامنے پڑا ہے، کس طرح للکارا اس بندے نے طاقتوں کو، عالمی طاقتوں کو۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اور آخری خبر بڑی دلچسپ خبر ہے، وہ یہ کہ سید علی خامنئی، ان کے جنازے میں ایک تو طالبان آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا طالبان کا مخالف گروپ بھی ایران نے مدعو کیا ہے، احمد شاہ مسعود گروپ۔ یہ افغانستان میں نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سنا ہے کہ طالبان ناراض بھی ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایران نے جو ہے وہ دعوت دی تھی، تو طالبان بھی آئے ہیں، اور طالبان کے جو مخالف گروپ ہیں وہ بھی احمد شاہ مسعود، وادی پنج شیر سے ان کا تعلق تھا، اور یہ روس کے ساتھ پیش تھے، ان کا گروپ بھی آیا ہے۔ اب ایک ایسا نام کہ اقتدار کے لیے آپ کو اگر داشتہ بننا پڑے، رکھیل بننا پڑے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جن عورتوں نے اپنی خوش شکلی، دلکشی، دل ربائی اور ترغیب جنسی کے بل بوتے پر دنیا کو تہو بالا کرنے کی بھرپور کوشش کی، ان کی مختصر سے مختصر فہرست بھی کلیوپاترا کا نام شامل کیے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتی۔ اس کا بے مثال حسن آج بے شمار کہانیوں، افسانوں اور داستانوں کا حصہ بن کر رہ گیا ہے، لیکن تاریخی تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قتالہ عالم اور دشمن ایمان حسین ہی نہیں، بہت شاطر بھی تھی۔ موقع پرستی اور ذاتی مفاد اسے ہر چیز سے عزیز تھا۔ وہ 3 ایسی چیزوں کی مالک تھی جنہیں سلیقے سے استعمال کیا جائے تو دنیا کے دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا سکتا ہے۔ مصر کی بے پناہ دولت، اس کے بے پناہ دولت قدموں میں پڑی رہتی تھی۔ معاملہ فہمی، شاطر، مکر، فریب، وہ اپنے عہد کی لاسانی عورت تھی، اور شخصیت ایسی دل فریب کہ ایک نظر دیکھنے والا اپنی آنکھوں کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتا۔ دولت، حسن، مکر، یہ تینوں ہتھیار اس نے نہایت عیاری اور مکاری سے استعمال کیے۔ اس کی مجموعی، اس کی محبوبی اور سنگ دلی نے اپنوں کو بھی اگلی دنیا میں پہنچایا اور غیروں کو بھی غلام بنایا۔ اگر وہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہو جاتی تو شاید دنیا کا نقشہ مختلف تھا۔ یہ فتنہ پرور عورت 69 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 70 سال پہلے بطلیموس خاندان میں پیدا ہوئی، اور سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اقتدار بچانے کے لیے اس نے اپنے
10 साल भाई से शादी कर ली। दोनों मियां बीवी बन गए ताकि ताज जो है वो इनके घर में रहे। पहला स्टेप लिया, भाई से शादी कर ली। फिर चूंकि वो 10 साल का था तो महल में साजिशें शुरू हो गई, उसके खिलाफ हो गए। यानी वो जो 10 साल शहनशाह था, अक्सरियत उसके साथ थी, तो ये वहां से भाग निकली। इसी दौरान जूलियस सीजर, बड़ा मशहूर रोम का, वो हमला करता है जो है वो मिस्र पे, और मिस्र को हरा देता है, कब्जा कर लेता है। जूलियस सीजर अब मिस्र में मौजूद है, ठीक है। और क्लियोपेट्रा को पता चल गया है कि दरबार उसके खिलाफ हो गया है, फौज उसके खिलाफ हो गई है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ हो गई है। अब ये वाकया वो आपने सुनना है। दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा भी इन तमाम मामलात से आगाह थी जो मैंने आपको बताया। एक तो उसकी फौज बतलीमूस के मुकाबले में ज्यादा तरबियत याफ्ता न थी भाई के मुकाबले में। दूसरे, वक्त बहुत कम था। बतलीमूस उसकी इतलात के मुताबिक सीजर को अपने हक में तेजी से हमवार कर रहा था, उसका भाई कासिद भेजकर। वो जितनी ताखीर करती खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित होती। इस नाजुक वक्त में कामयाबी की कलीद उसी में थी कि वो सीजर को अपनी हमायत पर आमादा कर ले। उसे अपने हुस्न शबाब की कुव्वत तस्खीर पर मुकम्मल भरोसा था, और वो जानती थी कि एक दिलकश औरत वो काम बड़ी आसानी से कर सकती है जो कई तबाहकुन लश्कर भी अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन महल तक जाना आग के दरिया से गुजरने के बराबर था। जूलियस सीजर महल में था, वहां पे वो रह रहा था। मिस्री फौजें एक दरिया की तरह फैली हुई थी और उनसे गुजरना मौत को दावत देने के बराबर था। फिर किसी तरह वो महल तक चली भी जाती तो वहां कोई भी उसे सीजर तक पहुंचने से पहले ही पहचान कर मौत के हवाले कर सकता था। कोई राह न पाकर क्लियोपेट्रा ने एक अजीबोगरीब फैसला किया, और फिर जो मशहूर वाकया पेश आया वो इस तरह। जमीन पर हसीन और दुबीज कालीन बिछा था, जिसके एक सिरे पर खूबसूरत और नाजुक सी औरत लेटी थी। नीचे कालीन बिछाकर एक कोने पर वो लेट गई। उस वक्त कमरे में सिवाय एक ताकतवर और लंबे तड़ंगे गुलाम के अलावा कोई नहीं था। उसका स्याह जिस्म चमक रहा था और रग रग से जैसे तवानाई उबली पड़ रही थी। वो गुलामों की उस वफादार नस्ल से था जो आकाओं के हुक्म की बेदरेग तामील करते हैं, मगर इस वक्त उसकी मालका ने जो हुक्म दिया था उसे सुनकर वो परेशान से ज्यादा हैरान हुआ था। तुमने सुना नहीं? औरत की बारोब आवाज गूंजी। मलके आलम गुलाम ने तमाम तर हिम्मत को इकट्ठा करके कहा, गुलाम इस हुक्म की वजह समझने से कासिर है। तुम्हारी ये जुर्रत? औरत गजबनाक होकर उठी तो गुलाम थरा कर उसके सामने मुंह के बल गिर गया। मलके आलम, आपको गुलाम की जिंदगी पर अख्तियार है, लेकिन जो हुक्म आपने दिया है मैं इसकी तामील करूंगा तो खुद आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा काम हुक्म की तामील है। न जाने क्यों औरत का गुस्सा किसी कदर सर्द हो गया था, वरना इस किस्म की गुस्ताखी करने वाले ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते थे। वो दोबारा कालीन पर लेट गई। मैंने कहा, मुझे इसमें लपेट दो। इस दफा गुलाम हुक्म की तामील के लिए आगे बढ़ा। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का इन्हिसार इस पर है कि इस औरत को मतलूबा मकाम तक बाहिफाजत पहुंचा दे। उसने नरमी से कालीन लपेटना शुरू किया, जिसके अंदर उसकी नर्मो नाजुक मलका थी, लेकिन उसका हौसला सख्ती में संगलाख पहाड़ों को भी शर्माता था। गुलाम ने कालीन लपेट कर रोल बना लिया था और अब बाहर से देखकर यह कहना मुश्किल था कि उसके अंदर कोई मौजूद है। वैसे भी औरत मुख्तसर जिसामत की हामिल थी। कुछ ही देर बाद औरत और उसका जानिसार गुलाम
एक छोटी कश्ती में थे। अपोलो ने चप्पू बरदार गुलामों को चप्पू चलाने का इशारा किया। बज़ाहिर ये आम सी कश्ती थी, लेकिन इसमें वो तारीख साज हस्ती थी जिसने अपने अज़म व हौसले से आने वाले तारीखदानों को अज हद मुतासिर किया और वो उसे एक अजीम हुक्मरान तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। कश्ती रात की तारीकी में सिकंदरिया की बंदरगाह में दाखिल हुई और चुपके से शाही महल की सीढ़ियों से लग गई। गुलाम कालीन को शाने पर रख कर बाहर निकला। अभी वो सीढ़ियों पर ही था कि पहरेदारों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम और ये क्या ले जा रहे हो? मैं बतली मूस का गुलाम हूं और अजीम रूमी फाते के लिए एक तोहफा ले जा रहा हूं, जनरल के लिए। खिलाफ तवक्को पहरेदारों ने बगैर तलाशी के उसे जाने दिया। अंदर कई जगह उसे रोका गया और उसने यही जवाब दिया, हत्ता कि एक आलीशान ख्वाबगाह तक पहुंच गया, जहां एक उधेड़ उम्र मगर वज्जी, खूबसूरत और बावकार जनरल बैठा शराब पी रहा था। गुलाम ने झुककर उसे सलाम किया और बोला, गुलाम फाते आलम की खिदमत में एक तोहफा पेश करना चाहता है। इजाजत है, जनरल ने इशारा किया। गुलाम ने इजाजत पाते ही कालीन फर्श पर रखकर उसे लुढ़का दिया। कालीन खुलता हुआ उधेड़ उम्र शख्स के कदमों तक पहुंचा और एक मुस्कुराती हुई क्यामत अपने पूरे कद के साथ सीधी खड़ी हो गई। शराब नोशी में मशगूल जनरल पलकें झपकाए बगैर न रह सका। ऐसा बेमिसाल और गैर अर्जी हुस्न उसने किसी औरत के खदो खाल में नहीं देखा था। नाजुक अंदाम और परी चेहरा क्लियोपेट्रा ने एक ही नजर में उसे फतह कर लिया। उसके बारे में कहा जाता था कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। आज खुद उसके हाथों यही हुआ था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उस तक पहुंचने के लिए क्लियोपेट्रा अपनी जान पर खेल जाएगी। इस अदा ने जनरल को तस्खीर कर लिया था और वो इस नौखेज हसीना पर मर मिटा था। उस रात क्लियोपेट्रा ने अपनी दिल रुबाई की दास्तान का एक एक वर्क सीजर को याद करा दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए और वो फैसला क्लियोपेट्रा के हक में हो गया। अक्सर हक में होता है। यूरोपीय मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो मक्कार जहां दीदा औरत सीजर औरतबाज और वो जहां दीदा और औरतबाज जनरल सीजर एक कम सिन दोशीजा के हुस्न के हाथों शिकस्त खा गया, जो हुकूमत की हवस में अपना जिस्म उसे खुद पेश करने चली आई थी और इक्तदार की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। और उसने उसी वक्त जनरल की दाश्ता बनने का भी फैसला कर लिया था और इसका मकसद इक्तदार था। अगर आगे की कहानी सुननी हो तो आपने कमेंट्स में लिखना है कि क्या हुआ क्लियोपेट्रा के साथ, क्या हुआ जनरल के साथ। डॉट कनेक्टिंग आपकी जिम्मे है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे जलील आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।